चलो, आज है नंबर हमारा नैरेटिव टेक्निक पढ़ने का, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ नोवेल में तो एक एलिमेंट आता है तुम्हारा क्या, नैरेटिव टेक्निक। आखिरकार नैरेटिव टेक्निक किसे कहते हैं? तो द वर्ड नैरेटिव इज यूज्ड एज अ नाउन ऑफ अ स्टोरी और टेल। यानी जो वर्ड शब्द है ना, जो नैरेटिव शब्द है ये, यानी वर्णनात्मक वर्णन, इज यूज्ड एज अ नाउन, से नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है ऑफ अ स्टोरी, एक स्टोरी के या फिर टेल, कहानी के। एंड टेक्निक मीन्स, टेक्निक का मतलब पता है क्या होता है? टेक्निक का मतलब होता है मैकेनिकल स्किल, यानी कोई तकनीकी कुशल इन आर्ट, कला के क्षेत्र में जो तुम्हारे पास होती है। सो द नैरेटिव टेक्निक इन अ फिक्शन, ये जो नैरेटिव टेक्निक है यानी जो वर्णनात्मक जो तकनीकी है इन अ फिक्शन, एक फिक्शन में यानी कथा साहित्य में, इज़ द मैकेनिकल स्किल, ये एक तकनीकी कुशलता होती है टू कैरी ऑन द टेल, यानी उसको, कहानी को आगे ले जाने के लिए, विच द नोवेलिस्ट हैज़ टू डिस्क्राइब, कि जिससे कि नोवेलिस्ट जो है अपने उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है, यानी उसको वर्णन करना पड़ता है कहानी का। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट है तुम्हारा, इट इज़ नैरेटिव टेक्निक, ये नैरेटिव टेक्निक है विच हेल्प्स अ नोवेलिस्ट, जो नोवेलिस्ट की मदद करती है टू प्रेजेंट हिज एक्सपीरियंस, उसके अनुभव को मतलब प्रस्तुत करने के, एंड फैक्ट्स, और सच्चाई को, विच ही हैज़ लर्नड, जो उसने सीखा है, फ्रॉम हिस्ट्री, यानी किससे, हिस्ट्री से, इतिहास से, और फ्रॉम आ थर्ड, यानी फ्रॉम आ थर्ड पर्सन, यानी जो तीसरे व्यक्ति से उसने सीखा है, क्योंकि जीवन में हम तीसरे व्यक्ति से बहुत कुछ सीखते हैं, यानी तीसरे व्यक्ति से जो सीखा है उससे उसको भी मतलब जो है वो मतलब ये ताकत मिलती है उसे एक्सप्रेस करने की। अच्छा, नोवेल इज़ अ मीन्स टू प्रोवाइड अ प्लेजर, नोवेल इज़ अ मीन्स, नोवेल एक क्या है, साधन होता है, टू प्रोवाइड अ प्लेजर, एक आनंद प्रदान करने का। रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द नोवेल, यानी इसके मतलब रिगार्डिंग द फंक्शन मतलब ऑफ द नोवेल, नोवेल के जो कार्य है, डब्ल्यू.एच. हडसन रिमार्क, डब्ल्यू.एच. हडसन एक राइटर है, वो टिप्पणी करते हैं क्या, वन फंक्शन ऑफ द फिक्शन, इसका जो एक काम होता है ना फिक्शन का, कथा साहित्य का, वो पता क्या होता है, इज़ टू प्रोवाइड अम्यूजमेंट, यानी मतलब प्रसन्नता प्रदान करना होता है, फॉर द लेजर आर, जब हम फुर्सत के समय में हों, एंड वेलकम रिलीफ, और ये मतलब वेलकम रिलीफ, और ये किसका स्वागत करता है, आराम का, फ्रॉम स्ट्रेन और प्रैक्टिकल अफेयर्स, जब मतलब फ्रॉम स्ट्रेन और प्रैक्टिकल अफेयर, जब हम मतलब व्यक्तिगत मामले जो होते हैं उनसे मतलब जो है आराम लेना चाहते हो, मतलब उनमें ज़्यादा हम थक जाते हैं, और तब हम इसको एकांत में पढ़ सकते हैं। इन ऑर्डर टू मेक अ नोवेल प्लीजेंट, और नोवेल को प्लीजेंट बनाने के लिए इट इज़ इसेंशियल, ये आवश्यक है, दैट द स्टोरी शुड बी प्लीजिंग, स्टोरी कहानी जो कैसी होनी चाहिए, आनंददायक होनी चाहिए, वे प्लीजिंग होनी चाहिए। बिसाइड्स द स्टोरी, कहानी के अलावा नैरेटिव टेक्निक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, नैरेटिव टेक्निक जो है ना वो भी इम्पोर्टेंट है, यानी तकनीकी मतलब बताने का तरीका, क्योंकि जब तक बताने का तरीका नहीं होगा तो कहानी में ट्विस्ट नहीं आएगा, सीधी सी बात है। ये तो इसमें आप लिखित रूप की बात कर रहे हैं, जब आप किसी को अपनी कोई बात बताते हो तो उसे तुम अगर मसाले लगा करके नहीं बताओगे, सही तरीके से नहीं बताओगे, तो तुम्हारी बात में इंटरेस्ट लेगा क्या, नहीं लेगा। सो इसीलिए कहानी को बताने के तरीका मतलब बढ़िया होना चाहिए, जिससे कि तुम्हारी बात को रीडर मतलब पकड़े रहे, समझता रहे, और चुपका रहे, सुनता रहे। जैसे कि जब आप किसी को अपनी कहानी बताते हैं, अपनी बात करते हैं, अगर तुम्हारी बात इफेक्टिव है तो हर कोई सुनना पसंद करेगा, अगर इफेक्टिव नहीं है यूँ ही उठ के चले जाएंगे। जैसे कि सिंगर होता है, जब अच्छे से गाता है तभी तो रुकते हैं, अदरवाइज भाग लेते हैं, जागरण हो चाहे कुछ भी हो, डांस हो कुछ भी हो, हाँ। तो मतलब जब कोई कला अच्छी होगी, कोई एक सिस्टम होगा बढ़िया, तभी तो बात बनेगी। आगे है, बिसाइड द नैरेटिव टेक्निक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यानी नैरेटिव टेक्निक भी इम्पोर्टेंट है, द मैकेनिकल स्किल और नरेशन शुड बी सो वेल मैनेज, इसको बड़े अच्छे ढंग में मतलब मैनेज किया जाना चाहिए, सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए थ्रू सिलेक्शन ऑफ करेक्टर, करेक्टर का सिलेक्शन बढ़िया होना चाहिए, चुनाव, और अबंडेंट ह्यूमर, और इसमें जो है क्या होना चाहिए, अबंडेंट ह्यूमर और सम अदर क्वालिटीज, यानी इसमें हास्य भी होना चाहिए, और सम अदर क्वालिटीज ऑफ वर्कमैनशिप, और वर्कमैनशिप की जो व्यक्ति की जो कुछ और क्वालिटी हैं वो भी होनी चाहिए, गुण, और दैट इट अचीव्स एक्सीलेंस, और इसी से मतलब इसे क्या मिलती है, कुशलता मिलती है, इसी से मतलब ये प्रभावी बनता है, यानी उत्कृष्टता मिलती है। अच्छा, अब देखो क्या क्या चीज़ हैं जिनका वर्णन करने में ध्यान रखना पड़ता है हमको, जब हम वर्णन करने की बात कर रहे हैं तो, और क्या क्या होना चाहिए। देखो, सब्जेक्ट मैटर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर इज एन इम्पोर्टेंट मतलब फैक्टर, ये एक सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है, कौन सा वाला, सब्जेक्ट मैटर, यानी विषय वस्तु, ठीक है। यानी मैथ्यू आर्नोल्ड लेज एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट मैटर, जो मैथ्यू आर्नोल्ड रहे हैं एक, ये भी मतलब वो रहे हैं राइटर,
और ये जो है पोइट है वैसे तो मैथ्यू आर्नोल्ड, और ये जो है सब्जेक्ट मैटर पे मतलब बड़ा जोर देते हैं। सो द सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज़ द मेन थिंग, कि जो सब्जेक्ट मैटर है विषय वस्तु का जो सिलेक्शन है वो क्या है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, यानी वो बढ़िया होना चाहिए। तो सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो क्या है, मेन थिंग है, ये भी मेन चीज़ होती है यार। इट शुड बी सो इंटरेस्टिंग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। दैट मे होल्ड आवर इंटरेस्ट, जो हमारे क्या है इंटरेस्ट को होल्ड कर सके, पकड़ सके, हमारे रुचि को पकड़े रखे। इसके अलावा मास्टरी ऑफ हैंडलिंग, मास्टरी ऑफ हैंडलिंग का मतलब क्या है, यानी संचालन करने का एक मास्टरी होना, तरीका होना, मतलब ठीक है, हैंडल करने का, संभालने का एक तरीका होना चाहिए बढ़िया। नेक्स्ट टू द सब्जेक्ट मैटर, ये सब्जेक्ट मैटर के जस्ट बाद ये चीज़ आती है। देयर इज मास्टर मतलब मास्टरी ऑफ हैंडलिंग, मतलब हैंडलिंग करने का मतलब तरीका बढ़िया होना चाहिए। अच्छा, विच इंक्लूड्स टू थिंग, दो चीज़ें आती हैं इसमें। द एलिमेंट ऑफ इंडिविजुअल पावर, एक तो व्यक्तिगत मतलब शक्ति का तत्व, एंड टेक्निकल स्किल, और तकनीकी कुशलता का जो तत्व है वो बढ़िया होना चाहिए। द नोवेलिस्ट शुड हैव इंटीमेट फैमिलिटीज विद मटेरियल, यानी जो नोवेलिस्ट है ना, जो उपन्यासकार है, उसको मतलब जो भी मटेरियल वो पेश कर रहा है, जो भी वो सामग्री दे रहा है, उनके साथ मतलब उसका गहरा मतलब रिश्ता होना चाहिए, उसकी गहरी परख होनी चाहिए। एंड अबाउट विच, जिसके बारे में ही इज गोइंग टू डिस्क्राइब, जो वो बताने जा रहा है, डिस्क्राइब करने जा रहा है। द सेलेक्टेड आस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और जो जीवन के चुनिंदा मतलब तत्व है ना, शुड बी डेल्ट बाय द नोवेलिस्ट, वो नोवेलिस्ट के द्वारा डेल्ट होने चाहिए, उन्हीं के साथ लेना देना होना चाहिए। विद द ग्रास्प एंड थ्रोनेस, और बड़ी ही मतलब इस प्रकार होना चाहिए पूरे, जैसे कि उसके साथ वो घटित हुआ, उसने उसको पूरे चबा के रखा है। ही शुड हैव एम्पर नॉलेज ऑफ लाइफ, और उसे जीवन की एक विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। एम्पर नॉलेज बोलते हैं विस्तृत जानकारी को, यानी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। और ऑनेस्टी ऑफ वन सेल्फ एंड सिंसेरिटी, यानी जो ईमानदारी है और एक मतलब वफादारी है खुद के एक्सपीरियंस की, अनुभव की, इज इसेंशियल फॉर द नोवेल, वो नोवेल के लिए क्या है, आवश्यक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आती है इसमें कंसंट्रेशन। आखिरकार कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, तो कंसंट्रेशन मतलब केंद्रीकरण, मतलब कंसंट्रेशन किस पे होना चाहिए, यानी पावर ऑफ कंसंट्रेशन, यानी केंद्रीकरण की जो शक्ति है, अनदर एलिमेंट ऑफ नैरेटिव स्किल, ये भी वर्णन तकनीकी का मतलब जो है दूसरा तत्व है। द एंटायर कंसंट्रेशन शुड बी ऑन द सब्जेक्ट मैटर, यानी जो पूरा तो मतलब फोकस होना चाहिए ना, वो किसके ऊपर होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, विषय वस्तु पर। इट शुड नॉट स्ट्रे हियर एंड देयर, और ये यहाँ वहाँ मतलब जो है भटकना नहीं चाहिए, स्ट्रे बोलते हैं भटकने के लिए, तो यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहिए। द नोवेलिस्ट शुड डील विद हिज सब्जेक्ट, मतलब जो नोवेलिस्ट है, जो उपन्यासकार है, उसको अपने ही विषय वस्तु के साथ मतलब व्यवहार करना चाहिए, वही बताना चाहिए। विदाउट गोइंग ऑफ द मेन सब्जेक्ट, मतलब बिना मेन सब्जेक्ट से इधर उधर जाए। टेक फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल की हम लें तो जैन ऑस्टिन रोट विद इन हर लिमिट्स, वो जो लिखती हैं वो अपने लिमिट में ही लिखती हैं, और दैट इज़ वाई, इसीलिए इट इज़ सेड, वो कहा जाता है दैट हर अबाउट हर, उसके बारे में, दैट शी रोट ऑन 2 इंचेस ऑफ आइवरी, यानी उन्होंने जो है ये मान के चलिएगा बस किस पे लिखा है, 2 मतलब इंच चौड़े हाथी के दांत पर लिखती हैं वो, मतलब आइवरी बोलते हैं हाथी के दांत को, तो वो 2 इंच चौड़े हाथी के दांत पे लिखती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं लिखती हैं, जो भी मेन सब्जेक्ट होगा उसी को पकड़े रहेंगी। हर नोवेल्स आर सुपर, उनके जो नोवेल है ना बड़े सुपर हैं, बड़े अच्छे हैं। विदाउट क्रॉसिंग देयर लिमिट्स, मतलब विदाउट क्रॉसिंग द लिमिट्स, उनकी वो लिमिट को क्रॉस नहीं करते। इसके अलावा 3 मेथड्स ऑफ टेलिंग अ स्टोरी, और देखो कहानी को बताने के लिए ना 3 तरीके होते हैं, पता कौन कौन से होते हैं। द स्टोरी ऑफ द नोवेल कैन बी नरेटेड इन 3 वेज, 3 तरीके से, यानी मतलब ये 3 मेथड्स होते हैं टेलिंग स्टोरी के। एक तो स्टोरी जो है 3 तरीके बताए जाएंगे, एक तो होता है पहला मेथड द डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है द ऑटोबायोग्राफिकल मेथड, तीसरा होता है डॉक्यूमेंट्री मेथड। यानी एक तो मेथड वो रहेगा जिसमें मतलब जो है वो डायरेक्ट बताएगा, प्रत्यक्ष रूप से मतलब कहानी को बताएगा, ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथात्मक तरीके से, एक होता है डॉक्यूमेंट्री मतलब पत्र संबंधी तरीके से बताएगा। तो ये 3 तरीका होते हैं कहानी को बताने के। तो दूसरे समझाओ कौन से को, हाँ तो ये मैं बता रहा हूँ, इसमें अभी डिटेल में है। देखो सबसे पहला है द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का क्या मतलब है, इज ऑफन यूज, इसको मतलब प्राय प्रयोग किया जाता है। द नोवेलिस्ट सीम्स टू नो, मतलब नोवेलिस्ट जो है जानने का मतलब सीम्स टू नो एवरीथिंग, उसमें वो मतलब सब कुछ जानने में आता है नोवेलिस्ट के बारे में, उपन्यास के बारे में। व्हाट ही इज गोइंग टू नरेट, जो वो नरेट करने जा रहा है। दिस मेथड प्रोवाइड द नोवेलिस्ट टोटल फ्रीडम, ये नोवेलिस्ट को क्या है, पूरी आज़ादी प्रदान करता है।
और टू एक्सप्रेस मतलब बताने के लिए वॉट एवर ही वांट, जो भी वो चाहता है। इट इज़ द बेस्ट मेथड, ये बेस्ट मेथड, सबसे अच्छा तरीका यही है। डायरेक्ट बताओ। एक होता है ऑटोबायोग्राफिकल, इसमें क्या होता है, इन इट द नोवेलिस्ट आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ, वो अपने खुद की मतलब पहचान को प्रस्तुत करता है विद द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोवेल, जो नोवेल का जो मेन प्रोटैगनिस्ट होगा ना, जो मेन वो होगा मुख्य करेक्टर, उसके थ्रू वो अपने पहचान को देगा। ही राइट्स इन द फर्स्ट पर्सन, वो जो लिखता है ना फिर फर्स्ट पर्सन में लिखेगा। फर्स्ट पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो रहेगा फर्स्ट पर्सन, यानी कहने वाला वो खुद होगा कहानी को। और इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी, इसी को हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, बट इट मे बी इमेजनरी, लेकिन ये काल्पनिक भी हो सकती है। जैसे रॉबिन्सन क्रूसो कैन बी टेकन एज एग्जाम्पल ऑफ दिस मैटर, रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो इसका एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में है। इसके अलावा ये जो है ऑटोबायोग्राफिकल है। डॉक्यूमेंट्री और एपिसोडरी मेथड क्या कहलाता है, यानी डॉक्यूमेंट्री और दूसरा नाम है उसका एपिसोडरी, यानी पत्रात्मक, ठीक है, पत्र संबंधी तरीका क्या है। द थर्ड मेथड इज डॉक्यूमेंट्री मेथड, ये डॉक्यूमेंट्री मेथड होता है, यानी पत्र संबंधी तरीका है ये तीसरा मेथड। इन ऑर्डर टू नरेट अ स्टोरी, कहानी को नरेट करने के बजाय द लेटर्स रिटन बाय द करेक्टर्स आर यूज्ड, यानी लेटर्स रिटन, जो लिखे हुए शब्द हैं ना, अक्षर हैं, बाय द करेक्टर्स आर यूज्ड, वो करेक्टर्स के द्वारा मतलब इस्तेमाल किए जाते हैं। और दिस टाइप ऑफ मेथड इज यूज्ड इन द नोवेल्स, इस ये जो है दिस टाइप ऑफ मेथड जो है ये नोवेल में प्रयोग होता है, विच आर नोन एज, इसी को हम एपिसोडरी नोवेल्स भी कहते हैं। अलग इनका एक वो होता है फॉर्म ऑफ नोवेल में, एपिसोडरी नोवेल यानी पत्राचार वाले नोवेल, और रॉबिन मतलब रिचर्डसन नोवेल्स कम इन दिस कैटेगरी, जो रिचर्डसन के नोवेल है ना वो इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो एपिसोडरी मतलब जो है ज़्यादा लिखते हैं, ये मतलब है। तो द लेटर्स रिटन बाय द करेक्टर्स आर यूज्ड, यानी रिटन मतलब लेटर्स रिटन मतलब जो लिखे जाते हैं बाय करेक्टर्स के द्वारा, वही मतलब प्रयोग होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट नंबर आता है तुम्हारा किसका, ऑथेंटिसिटी। इसमें जो तरीका है ऑथेंटिसिटी, यानी नैरेटिव में, नैरेटिव टेक्निक में ऑथेंटिसिटी का ध्यान रखना पड़ता है। ऑथेंटिसिटी मतलब प्रमाणिकता, ऑथेंटिसिटी बोलते हैं प्रमाणिकता, यानी ऑथेंटिसिटी एन एसेंशियल एलिमेंट, ये भी एक आवश्यक तत्व है। और ऑथेंटिसिटी मीन्स क्या होता है पता है, नॉलेज ऑफ लाइफ, यानी जीवन का ज्ञान, जीवन का ज्ञान होना, प्रमाणिकता होना जरूरी है। और 10 इस प्रकार जो है देयर शुड बी एन ऑथेंटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ रियल लाइफ, यानी एक वास्तविक जीवन का मतलब एक प्रमाणित मतलब वर्णन होना चाहिए। और द नॉलेज ऑफ लाइफ, जीवन का जो ज्ञान है, कैन बी अचीव्ड बाय पर्सनल एक्सपीरियंस, और ये व्यक्तिगत अनुभव से ही मतलब इसको प्राप्त किया जा सकता है। थ्रो बुक के थ्रू, और थ्रो कन्वर्सेशन, और बातचीत के थ्रू विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ। और दिस नॉलेज हेल्प्स द नोवेलिस्ट, और यही जो ज्ञान है ये मतलब उपन्यासकार की मदद करता है। मेक हिज डिस्क्रिप्शन ऑथेंटिक, उसके डिस्क्रिप्शन को ऑथेंटिक बनाने में, उसको प्रमाण बनाने की भी, ऐसा मतलब वो कहानी को इस तरीके से वो पेश करेगा, ऐसा लगेगा जैसे कहानी एकदम सच्ची है, और जबकि वो काल्पनिकता से घिरी भी होती है। कई बार कुछ चीज़ें सच्ची भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर काल्पनिकता से घिरी होती है, और वो कहानी को ऐसे पेश करेगा जैसे कि वो प्रमाणिक है, मतलब वो सच्ची कहानी है, तो ऐसा तुम्हें लगेगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा नैरेटिव टेक्निक के बारे में, इसको हम कहते हैं नैरेटिव टेक्निक। ठीक।